मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। MIT अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी तहकीक और इख्तरात का मरकज़ है। इस इदारे ने नासा और मसनूई ज़हानत में नुमायां पेशरफ्त की। अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल बर्तरी ने इसे आलमी इक्तसादी, फौजी और सकाफती क़यादत दी। जर्मनी ने सनती तहकीक और इंजीनियरिंग के मैदान में अपनी आलमी शोहरत कायम की और जर्मन कंपनियों ने ऑटोमोबाइल, मशीनरी और माहौल दोस्त तवानाई के शोबों में जिद्दत और मयार के साथ आलमी सतह पर मिसाल कायम की। जर्मनी की इक्तसादी तरक्की और यूरोपीय यूनियन में क़यादत इसी तहकीक और सनती खुदमुख्तारी का नतीजा है। जनूबी कोरिया ने भी एक ज़बरदस्त तरक्याती मोजा दिखाया है। कम वसाइल और मुश्किलात के बावजूद तहकीक व तरक्की पर सरमायाकारी के जरिए इसने इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी में आलमी मयार कायम किया। सैमसंग, LG और हुंडई जैसी कंपनियां आलमी ब्रांड बन चुकी हैं, जो जनूबी कोरिया की खुशहाली और आलमी वकार की अलामत है। इन जदीद मिसालों के अलावा इंसानी तारीख में भी बहुत से ऐसे मौके आए जहां इख्तरात और तकनीकी तरक्की ने तहजीबों को बुलंदी पर पहुंचाया। कदीम मिस्र में लिखाई और ज़राअत के जदीद निज़ाम ने उन्हें हज़ारों साल तक एक मजबूत और खुशहाल सल्तनत बनाए रखा। रूमी सल्तनत ने इंजीनियरिंग में जिद्दत से न सिर्फ अजीम इमारतें और सड़कें बनाई, बल्कि कानून, फौजी तंजीम और पानी की फराहमी के निज़ाम को भी बेहतर बनाकर अपनी ताकत को मुस्तहकम किया। इस्लामी सुनहरी दौर, जो कि 8वीं से 14वीं सदी पर मुहित है, उसमें बगदाद, करतबा और काहिरा जैसे शहरों में साइंस, रियाजी, तिब और फल्कियात की तहकीक ने आलमी इल्मी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। यूरोप में न्यूटन और डार्विन जैसे साइंसदानों की दरियाफ्तों ने जदीद साइंस की बुनियाद रखी और यूरोप को सनती इनकलाब की तरफ लेकर के, जिसने इक्तसादी और समाजी तरक्की की नई राहें खोली। इंडस्ट्रियल इनकलाब ने 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप और अमरीका की मईशत को बदलकर सनती ताकत में तब्दील कर दिया, जहां मशीनों, लोहे और तवानाई की जदीद इस्तेमाल ने मुआशरती ढांचे को यकसर तब्दील कर दिया। जदीद दौर में इंटरनेट और डिजिटल इनकलाब ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से मुंसलिक किया और मालूमात, तिजारत, तालीम और हुक्मरानी के नए उफक खोले। ये तमाम मिसालें इस बात का सबूत हैं कि कौमों की खुशहाली, तरक्की और वकार का इन्हिसार उनकी तहकीकी सलाहियतों, इख्तरात और तकनीकी खुद इन्हिसारी पर होता है। पाकिस्तान समेत तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो इस तारीखी और जदीद तजुर्बे से सबक हासिल करें और अपनी हिकमत अमली को अमली, मारूजी और तवीलुल मुद्दती बनाएं, ताकि खुद इन्हिसारी, कौमी सलामती और इक्तसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। तो आइए अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुफादात, हक़ाइक़ और मुस्तक़बिल का रास्ता क्या होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का बुनियादी असूल ये है कि हर मुल्क अपने कौमी मुफादात को तरजीह देता है। पाकिस्तान को भी अपनी खारजा पॉलिसी को जज्बाती नहीं बल्कि अमली और हकीकत पसंदाना बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। ईरान ने कश्मीर और भारत की जारहियत पर खामोशी इख्तियार रखी। भारत के साथ ईरान के गहरे इक्तसादी ताल्लुकात हैं। ईरान का रवैया जाहिर करता है कि वो नजरियाती हम आहंगी से ज्यादा अपने मुफादात को तरजीह देता है। CPEC जैसे मंसूबों के जरिए चीन ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की और कश्मीर जैसे मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत की। दिफाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन किया। चीन का रवैया साबित करता है कि मुस्तहकम ताल्लुकात का इन्हिसार मुफादात पर होता है, न कि मजहबी या नजरियाती हम आहंगी पर। इसी तरह रूस ने हालिया बरसों में दिफाई और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन में इजाफा किया। रूस पाकिस्तान फौजी मशकें इसका मुंह बोलता सबूत हैं। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के मामलात पर मुश्तरका नुक्ता नजर रखा। रूस के साथ ताल्लुकात भी वाज़े तौर पर मुफादात की बुनियाद पर उस्तवार हो रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं कि भारत की कसीरुल जोहती खारजा पॉलिसी क्या है। ईरान, रूस और अमेरिका सबके साथ गहरे ताल्लुकात, हर मुल्क के साथ अलग अलग मुफादात को तरजीह, इक्तसादी, दिफाई और स्ट्रैटेजिक शराकतदारियों पर तवज्जो। भारत की कामयाबी इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि खारजा पॉलिसी जज्बात से नहीं बल्कि मुफादात से चलानी चाहिए। अब इस सब में पाकिस्तान के लिए अहम सबक क्या हैं? ईरान के साथ ताल्लुकात को हकीकत पसंदाना बुनियादों पर उस्तवार किया जाए। चीन और रूस के साथ मौजूदा शराकतदारियों को मजीद मजबूत बनाया जाए। भारत की खारजा पॉलिसी से सीखते हुए मतवाजन और मुफादात पर मबनी हिकमत अमली अपनाई जाए और कौमी खुदमुख्तारी और अवामी फलाह को हर पॉलिसी की बुनियाद बनाया जाए। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कामयाबी का राज जज्बाती वाबस्तगी में नहीं बल्कि वाज़ेह कौमी मुफादात, मुस्तहकम इक्तसादी शराकतदारियों और मतवाजन स्ट्रैटेजिक फैसलों में पोशीदा हतमी बात है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को इन्हीं असूलों पर उस्तवार करना होगा।
मसला मजहबी या मसलकी तफरीक नहीं बल्कि सियासी और जोग्राफियाई हिकमत अमली का है। मसला मजहब की बुनियाद पर फ़िरका वाराना तासुब या बोस का नहीं है। असल मसला ईरान के उस किरदार का है जो वो गुज़श्ता 4 दहाइयों से मशरिक़ वस्ता और अपने हमसाया ममालिक के हवाले से अदा कर रहा है। अगर ईरान का किरदार सिर्फ सियासी होता तो इस बात की तावीलात की जा सकती थी। अगर ईरान जमहूरियत पसंद होता तो इसकी हिमायत में कोई कबाहत नहीं थी। अगर ईरान का किरदार तामीरी होता तो इसे सराहा भी जा सकता था। अगर ईरान अरब व अजम के दरमियान फासले कम करने वाला होता तो तारीफ का मुस्तहिक होता। अगर ईरान अपने हमसायों से भाईचारे का सलूक करता तो दुआए खैर के काबिल होता। अगर ईरान हक और इंसाफ का प्रचार करता तो इसकी जानिसारी का जज्बा पैदा होता। मगर हकीकत यह है कि ईरान का किरदार इराक से शाम, लबनान से यमन तक खास तौर पर तखरीबी और मनफी रहा। ईरान ने लबनान में इसी दिहाई में अमल मलेशिया की बुनियाद रखी और इससे एक अस्करी तनाज़े ने जन्म लिया जिसने फ़लस्तीनी आज़ादी तहरीक के मरकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया। आज ये आग मशरिक़ वस्ता के अक्सर हिस्सों में फैल चुकी है। ईरान ने मजहब को सियासत में शामिल करके एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की जो खूनरेज़ी और कशीदगी का बाइस बनी। जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह थे ने मशरिक़ वस्ता के मसलों में यरूशलेम की बजाय रका और मूसल को तरजीह दी। कुद्स फोर्स का हथियारों का इस्तेमाल फ़लस्तीन की बजाय मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में हुआ जहाँ उसने अरब ममालिक में खाना जंगी को फ़रोग़ दिया। ये गिरोह मुसलमानों के अंदरूनी तनाज़ात को हवा देकर नील से फ़रात तक के इलाकों में खून की नदी बहा चुका है। ईरान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ मुख्तलिफ अस्करी तंजीमें बनाकर इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। पाकिस्तान में भी ऐसे गिरोह जो ईरान की हिमायत से बने अहले सुन्नत उलमा और हुफ़ाज़ की नस्लों को तकसीम करने में कामयाब हुए। वो लोग जो इत्तेहाद की बात करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ईरान के सिपाह पासदारान और कुद्स फोर्स के मकसद क्या हैं। सुलेमानी, हुसैन बगीरी और सलामी की जंगें किसके खिलाफ लड़ी? ईरानी इनकलाब के बाद से इनका अस्करी और सियासी फहम किस समत में रहा? वो लोग जो ईरानी जर्नैलों की मौत पर रंजीदा हैं उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उनके नज़रियात किस कदर महदूद और शिद्दत पसंदाना थे। ईरान ने बलोचिस्तान में हज़ारों बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। शाम की खाना जंगी में लाखों मुसलमानों की जानें ज़ाया हुई और सदानिया से बेशुमार अफराद ईरान के कैद खानों में सालों से कैद हैं। अगर आज ईरान के जोहरी रिएक्टर पर हमले पर गुस्सा आता है तो याद रखिए कि 1981 में इराक के रिएक्टर को तबाह करने की इत्तला किसने दी थी? ईरान को इराक के खिलाफ शतुल अरब की जंग में असलाह कौन फराहम करता रहा? अगर ईरान ने 1987 में काबा पर हमला किया तो क्या आज इस पर तनकीद करना नाइंसाफी होगा? अगर ईरान ने 2001 में काबुल की फतह का जश्न मनाया तो क्या हमें इस पर रंज करना चाहिए? अगर ईरान ने 2003 में बगदाद की फतह का जश्न मनाया तो क्या हमें उस पर अफसोस करना चाहिए? अगर ईरान ने सद्दाम हुसैन की फांसी का जश्न मनाया तो क्या हमें उनके जर्नैलों की मौत पर सोग मनाना चाहिए? ईरान अपने कुछ कारनामों को अपनी फतह समझता है और हम उनकी शिकस्त पर अफसोस कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है जो कुरान मजीद ने सूरतुल अनाम की आयत 129 में इरशाद फरमाया, और इस तरह हम जालिमों में से एक को दूसरे पर उनके अमाल के सबब मुसल्लत कर देते हैं। चुनांचे इस मुश्किल घड़ी में हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, अपने तमाम तर माजी के गिले शिकवे भुलाकर, अपने ईरानी भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, अमन, जंग, खुशी, गम और मुश्किल और आजमाइश में उनके साथ हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।